अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ भाई, जरा मुझे पार्टिसिपेंट बता दो कितने, ताकि मैं चैप्टर शुरू करना। थोड़ा इसको पीछे करो, देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। कैमरा पीछे करो, बहुत ही इसकी विड्थ कम है बेटा, विड्थ दे दे यार। हाँ भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कितने पार्टिसिपेंट्स अब तक पहुँच गए? 12 आ गए। ठीक है बच्चों, जैसा कि बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया चैप्टर। जैसा कि बताया था, लास्ट क्लास से ही बात हुई थी कि नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन लास्ट वीक नहीं हो सकी कोई भी हवाले से, तो इट्स ओके, स्टार्ट करूँ। सब लोग रेडी हैं? आप लोग? वालेकुम अस्सलाम अर्जुमन, शायान साहब वालेकुम अस्सलाम सबके लिए। चलो बेटा आप जरा सुनो। पहला काम देखो, नाम ऊपर मैंने चैप्टर का लिखा है। इस चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चैप्टर के क्वेश्चंस या नोट्स वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। दो एक बच्चों के मैसेज आए थे, यार मैं कुछ जवाब नहीं दे सका क्योंकि मोबाइल कुछ पता है आपको इन दोनों चल नहीं रहा था। तो मैं अभी क्लास के बाद जरा फारिग हो जाऊंगा रात में, तो फिर दोनों से बात करूंगा। एक ने मुझे किया है, नए वाला है कोई, उन्होंने मैसेज किया है, उनको भी ऐड करना है, और दूसरा वो भी है। तो बहरहाल जिनको वेबसाइट का पता नहीं है, लेकिन मेरा नंबर अगर उसके पास है तो यकीनन कोई ना कोई चीज़ होगी। बहरहाल मैं भी देता हूँ। अब सुनो, इस चैप्टर को करना क्या है। सबसे पहले नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लो। कल की क्लास तक नोट्स होना चाहिए। आज कोई मसला नहीं है, कल आपके पास वो नोट्स या वो स्टडी नोट्स होने चाहिए। अब सुनिए ज़रा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है। देखिए, सबसे पहले लफ्ज़ आपके पास जो वर्ड है, आप सब लोग वाकिफ हैं इस लफ्ज़ से, मर्चेंडाइज से। मर्चेंडाइज ओके है ना, मतलब एक सवाल, एक जरा ओके कह दो। मैं आवाज़ वगैरह सब साफ आ रही है? सलाम तो सबने किया, उसके बाद से कोई जवाब नहीं है, तो क्या मेरा आवाज़, तस्वीर, सब चीज़ें आ रही हैं? क्लियर है? चलता रहूँ मैं? ओके, डन, थैंक यू। तो यहाँ पर सबसे पहले बात शुरू करते हैं इस वर्ड से, मर्चेंडाइज से। हम जानते हैं कि बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, यानी वो ट्रेडिंग बिजनेसेस, नजर आ रहा है बोर्ड का हिस्सा, जो कुछ परचेज करें, खरीदें और फिर उसे सेल करें। यानी वो चीज़ें जो इस नियत से खरीदी जाए कि उनको कल को बेचा जाएगा, उन चीज़ों को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? मर्चेंडाइज का नाम देते हैं। मर्चेंडाइज वो चीज़ है जिसको उर्दू में अगर हम कहते हैं तो सामान तिजारत कहते हैं, जिनकी मदद से एक बिजनेस रन किया जाता है, चलाया जाता है, कमाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जब मर्चेंडाइज की बात होती है तो यहीं पर एक बात होती है जिसे कहा जाता है, पूरा नाम दिया जाता है बाज़ औक़ात, क्या? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। क्या फ़र्क है? अगर हम कोई पूछे आपसे कि मर्चेंडाइज और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में क्या फ़र्क है, तो मर्चेंडाइज की डेफिनेशन सादा सी, गुड्स वो चीज़ें जिसको खरीदा जाए, ट्रेडिंग बिजनेस में खरीदा जाए बेचने की नियत से, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? मर्चेंडाइज कहलाती हैं। लेकिन वो मर्चेंडाइज जो साल या महीने या एक पीरियड के इख्तिताम पर सेल होने से रह जाए, उसको नाम देते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। यानी क्या है इन्वेंट्री? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आर दोज मर्चेंडाइज विच रिमेन अनसोल्ड। क्लियर हुई मेरी बात? मर्चेंडाइज, गुड्स परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ठीक, बहुत सारे गुड्स खरीदे, कुछ बेच दिए, कुछ इस महीने के, इस साल के आखिर में बच गए। जो बच गए वो गुड्स क्या है, क्या नाम दिया गया? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। यानी लफ्ज इन्वेंट्री बताता है कि ये मर्चेंडाइज अभी फिजिकली हमारे पास मौजूद है। इसी हवाले से इस चैप्टर का नाम है, पूरा नाम कह सकते हो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, या छोटा सा नाम इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन कहते हैं किसी चीज की वैल्यू मालूम करने को, उसकी कीमत मालूम करने को, उसकी कॉस्ट का अंदाजा लगाने को। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या हुई? चैप्टर में क्या पढ़ना है या क्या बना कि वो मर्चेंडाइज जो किसी साल, किसी महीने के आखिर में सोल्ड होने से बच गई,
उस इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करने के प्रोसेस को इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि साल भर के दौरान एक ट्रेडिंग बिजनेस ने जितनी मर्चेंडाइज परचेज की उसमें से कुछ मर्चेंडाइज क्या कर दी, बेच दी। तो कितनी कीमत की मर्चेंडाइज बेच दी गई और कितनी कीमत की मर्चेंडाइज बच गई, इस बिकने वाली चीज की कीमत और बच जाने वाली चीज की कीमत को कैलकुलेट करना, मालूम करना, निकालना प्रोसेस किसमें कवर होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। क्या बात क्लियर हुई? जवाब दीजिए। यानी अगर आज के बाद समझिए ये बात कि अभी भी मैं जैसे जॉब के लिए बात करता हूं तो हमारे सब बच्चों को एक बात समझना है कि देखो चैप्टर या चीज में पहले ऑब्जेक्टिव समझ लो कि यार आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या चाहते हैं, पढ़ेंगे क्या, मालूम क्या करेंगे, सीखेंगे क्या। और जब वो सीखने का, मालूम करने का पता चल जाएगा तो हम बड़े आराम से उस चैप्टर को मजा लेके पढ़ेंगे, वरना फिर हमारे लिए एक बोरिंग चीज होगी। तो सीखने के लिए बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में या इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक बिजनेस मर्चेंडाइज खरीदेगा और उसमें से जिस खरीदेगा तो टोटल है, उसमें से टोटल में से कितनी की वैल्यू बिक गई और कितनी वैल्यू बच गई। इस प्रोसेस को कहेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और ये जो तमाम बातें मैं बता रहा हूं, ये तमाम बातें उस जो स्टडी नोट्स हैं उसके शुरू में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं अच्छी तरह इंग्लिश में। तो कोशिश करना उनको वहां से पढ़ना, समझना, मेमोराइज करना, ताकि कहीं फ्यूचर में जाओ काम करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, तो वहां पर ये लॉजिक, ये चीजें हो। चलूं आगे, कोई सवाल है? देखो जो अर्जुमन तुम्हारा सवाल है कि एंडिंग की बात होगी। अब देखो एंडिंग क्या है, बेसिकली क्या है एंडिंग? जो मैंने इन्वेंट्री खरीदी जो इस दफा बच गई तो वो क्या है, इस दफा के लिए एंडिंग है। और जो इस दफा के लिए एंडिंग है वही अगली दफा के लिए क्या होगी, बिगिनिंग होगी। तो बेटा इन्वेंट्री जो इस दफा बच गई है वो एंडिंग है, और जो मैं अगली दफा शुरू करूंगा काम तो वही एंडिंग, बिगिनिंग होगी। तो इसका मतलब है बात तो सबकी होगी ना, चाहे एंडिंग हो चाहे बिगिनिंग हो। हमें तो इन्वेंट्री की बात करनी है एज अ ओवरऑल। हम बाद में उसको नाम देंगे कि ये एंडिंग है और फिर अगली दफा के लिए बिगिनिंग है, लेकिन है तो वो क्या, इन्वेंट्री। तो आपकी बात का जवाब ये है कि बिगिनिंग इन्वेंटिंग सबकी ही बात करनी है, कोई एक नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये बात समझ में आ गई, प्रोसेस आ गया। अब सवाल दूसरा पैदा होता है कि ठीक है सर हम पढ़ रहे हैं ये। सवाल अब ये आता है कि यार आखिर हम क्यों पढ़ेंगे, आखिर इसके लिए हमें जरूरत क्यों महसूस हुई होगी कि ये चैप्टर बनाकर बाकायदा एक चैप्टर पढ़ाया जाए। अब ये हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? यानी पहली बात समझ गए, पढ़ना है ये, ओके। लेकिन अब सवाल है क्यों पढ़े हम, ना पढ़े तो क्या नुकसान होगा। अब सुनिए क्यों पढ़ना जरूरी है। मिसाल के तौर पे जैसा कि मैंने कहा कि मर्चेंडाइज वो चीज है जिसको खरीदा जाता है बेचने के लिए। अभी सब मेरे हाथ में ये मार्कर है। अगर एक कंपनी ये मार्कर खरीदती है और बेचती है तो बताओ ये मार्कर उस कंपनी के लिए क्या होगा, मर्चेंडाइज होगा? यकीनन जवाब होगा यस, मर्चेंडाइज होगा, क्योंकि वो खरीदती है बेचने के लिए। अगर मैं यहां तुमसे पूछूं कि फर्ज करो लास्ट मंथ कौन सा गुजरा, अगस्त खत्म हुआ, अगस्त के महीने में एक कंपनी ने इस तरह के 10 मार्कर परचेज किए 100 रुपए के हिसाब से। बोर्ड पर नजर आ रहा है सही कहा, 10 मार्कर परचेज किए उसने 100 रुपए के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई उसकी? आप यकीनन कहेंगे मल्टीप्लाई करके कि सर उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 रुपए हो गई। ठीक है, अब अगर उसने इस 10 मार्कर में से 8 मार्कर 200 रुपए के बेच दिए तो उसकी सेल्स कितने की हो गई? यकीनन आप कहेंगे 1600 रुपए। बोलिए, कहेंगे या नहीं कहेंगे? यस कहेंगे। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मुझे यह बताओ कि इसका कंपनी का इस महीने का क्या प्रॉफिट हुआ, क्या जवाब देंगे? अब ये चेक में लिख के बताइए मुझे कि क्या आपके ख्याल में इस कंपनी, इस बिजनेस का अगस्त के महीने में क्या प्रॉफिट बनता है आपके ख्याल में? शाबाश, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं ताकि आपके सवाल जवाब से फिर मैं आगे चलूंगा। 600
ठीक है, अच्छा जी, अर्जुमन भी यही कह रही हैं, मुस्कान की भी मुस्कुराहट यही बता रही है, बेग साहब भी यही फरमा रहे हैं, ग्रेट। जैनब, क्या बात है। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने तकरीबन 600 कह रहे हैं सब लोग, है ना, लेकिन बताऊं, आप एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, आप सही प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे। कैसे? आप अब इस बात को जरा नोट करिएगा, गौर से देखिएगा। बताइए मुझे, इसने कितने मार्कर, मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं ताकि जवाब देते जाओ, ताकि सही से मजा आए, सामने होते तो ये बहुत मजा आता। कितने मार्कर परचेज किए? जल्दी से, मुझे नजर आ रहा है चैट विंडो, वहीं देख रहा हूं मैं, बताओ कितने मार्कर परचेज किए? 10। पहला जवाब अर्जुमन की तरफ से आ गया, ठीक है। नहीं, कॉस्ट नहीं पूछा मैंने पूछा मार्कर की तादाद। कितने मार्कर परचेज किए? 10। ओके, अब उसके बाद बात आती है कितने मार्कर बेचे? 8। गुड। अब जरा सोचो, 10 खरीदे, 8 बेचे, तो कुछ बचे या नहीं बचे? बिल्कुल सही। कितने बच गए? 2 मार्कर बच गए। तो क्या हमने जो कॉस्ट ली है वो कितने मार्कर की ले रहे हैं? 10 मार्कर की। लेकिन जो रेवेन्यू आया, जो कमाया है, वो तो अभी सिर्फ 8 को बेच के कमाया है। तो क्या 10 मार्कर की कीमत को 8 मार्कर की आमदनी से माइनस करना सही है? बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 8 क्लास के बच्चे को मैट्रिक का पेपर देने को कहें और कहें फेल हो गया, नालायक है, गधा है, उल्लू है। नहीं भाई, उसको उसके लेवल पे लाके चेक करो ना यार। 8 क्लास के बच्चे को 8 क्लास का पेपर, तो उसको मैट्रिक का क्यों चेक कर रहे हो? तो 8 मार्कर की आमदनी को 8 मार्कर की कॉस्ट से मिलना चाहिए, 10 मार्कर की कॉस्ट से मैच नहीं होना चाहिए। यानी आप जब कहें तो ये कहें कि सर जी, सेल्स इस बंदे ने की है 8 मार्कर की, तो 8 मार्कर 100 रुपए के हिसाब से, 200 रुपए के हिसाब से जब सेल हुए तो 1600 रुपए उसने कमाए हैं। तो जनाब, परचेजेस में से पूरा परचेजेस लेना गलत होगा, क्योंकि 2 मार्कर अनसोल्ड रह गए हैं। असल में इसीलिए परचेजेस को यहां नहीं लाते, बल्कि यहां लाते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स, मर्चेंडाइज सोल्ड, वो कॉस्ट जितने की मर्चेंडाइज बिक गई वो 8 है, 2 नहीं बिकी। ये 10 में से 2 माइनस करिए, बोलिए 8 बिकी है या नहीं बिकी है? तो 8 मार्कर 100 रुपए के हिसाब से कितने के हुए? 800 के। तो बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ? 800 रुपए का, बजाय इसके आप कितना बता रहे थे प्रॉफिट? 600 रुपए। आप असल में वो प्रॉफिट अंडर एस्टिमेट कर रहे थे जो ये 2 मार्कर्स का था, क्योंकि 10 के हिसाब से 2 मार्कर जो बच गए 100 के हिसाब से, जिनकी वैल्यू 200 बनती है, आप उसको भी शामिल कर रहे थे इस अगस्त के महीने की कॉस्ट में। जबकि ये 200 रुपए, ये 2 मार्कर इस अगस्त के आखिर में बच गए हैं, इस महीने की ये एंडिंग है, जो अगले महीने जाएंगी और सितंबर की क्या होगी? बिगिनिंग होगी। तो बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, जिसने 800, अनस साहब, आपने अगर 800, अनस साहब से बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफी, गलती हो गई भैया, आपकी बात नहीं सुन सका। गुड, शाबाश, ठीक। तो समझने के लिए बात, जो बात समझ में आ जानी चाहिए अब आप लोगों को, ठीक है, कि क्लियर कट अब सब लोगों को ये बात याद हो जाएगी कि असल में अब इन्वेंट्री के, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया। मुस्कान, कहाँ हो यार? जैनब, समझ में आई बात मेरी कि क्यों? अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्यों इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ना जरूरी है। इसलिए कि अगर मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन नहीं पढ़ाऊंगा, आप नहीं पढ़ेंगे, तो दरअसल आप किसी भी बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकेंगे। बोलिए, गई बात भेजे में? ऑल ऑफ यू डन? तो 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या पढ़ेंगे, ओके, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अब ये 2 सवाल अगर आज के बाद आपसे कोई जिंदगी में करे, तो आपको ये दोनों जवाब आने चाहिए कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हम कभी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलूं आगे? ओके है? एक ओके मार दो तो मैं आगे चलूं, बोर्ड साफ कर दूं, ठीक है यार। इस जगह मुझे बोर्ड की बहुत कम थी है यार, इसलिए थोड़ा पीछे कर देता कैमरा, मुझे जरा बोर्ड वसी दे दे, मजा नहीं आ रहा।
चलो खैर अभी देखता हूँ किस हद तक मैं, क्योंकि मुझे बोर्ड ना बेटा पूरा चाहिए, ताकि ये चीज मैं चाहता हूँ बोर्ड पे रहे, आपको फिर मजा आए, समझ में आए। खैर अभी जगह का मैं तो समझा रहा हूँ। अब आप समझिए कि 2 सवाल का जवाब हो गया कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या पढ़ेंगे या इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है। अब एक सवाल आया है या बात है कि ठीक है जी हम समझ गए, अब आप है कि क्या पढ़ेंगे, हमें क्या आना चाहिए। अब बात यही है कि अगर ऐसे आजाद छोड़ दिया जाए तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से हर तरह से करता फिरेगा। तो जैसा कि मैंने पहले दिन अगर अकाउंटिंग शुरू की क्लासेस की याद करो तो शुरू की बातें सारी कि हमारा पर्पज अब सिर्फ यही नहीं है कि हम ये चीज सीखें और अपनी मर्जी से कोई नई चीज इजाद करें, नहीं, हमें वो पैटर्न, वो तरीकेकार, वो बातें सीखनी है जो एक रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए, और हमें उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। तो अब सवाल में यूं बात आती है कि हम जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करेंगे तो याद रखना इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हमें 2 सिस्टम सिखाए गए। एक सिस्टम बताया गया, बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, क्या, पीरियोडिक सिस्टम, और दूसरे को नाम दिया गया परपीचुअल सिस्टम। ठीक, यानी सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कितने सिस्टम है, तो 2 है, एक पीरियोडिक और दूसरे का नाम है परपीचुअल सिस्टम। अब क्यों बनाए गए 2, इसकी लॉजिक समझो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहां होगा, तो जैसा कि शुरू में मैंने यहां लेफ्ट साइड पे लिखा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन उस बिजनेस में होगा जिसमें क्या मौजूद होगी, जिसमें मौजूद होगी क्या चीज, मर्चेंडाइज। और मर्चेंडाइज कौन से बिजनेस में होता है, 3 टाइप के बिजनेस है ना, ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस में नहीं होता, 2 बिजनेस में मर्चेंडाइज होती है, एक किस में, ट्रेडिंग में, और दूसरी किस में, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक, तो इन मर्चेंडाइज होती है ट्रेडिंग और किस में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा, प्रोसेस होगा या सीखा जाएगा या अप्लाई होगा, तो वो कौन से 2 बिजनेस में होगा, ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अभी यहां पार्ट 1 में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है तो हमारी डिस्कशन में शामिल नहीं होगा। यहां हम हर इन्वेंट्री वैल्यूएशन को देखेंगे या पढ़ेंगे या जिस हद तक जानेंगे वो जानेंगे किस बिजनेस के हिसाब से, ट्रेडिंग बिजनेस। और ट्रेडिंग कौन सा बिजनेस है, उन लोगों के लिए जो पीछे नहीं थे, सिर्फ या जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा वीक है, उनके लिए कि हर वो बिजनेस जो किसी बनी बनाई चीज को खरीदता है और बेचता है, वो बिजनेस नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस, जिसको मर्चेंडाइजिंग बिजनेस भी कहते हैं। और वहां हमेशा यही होता है कि 2 में से एक फॉलो होता है। अब सवाल है कौन सा दोनों में से फॉलो करें, तो अब जवाब इसका ये है कि आप जानते हैं वो तमाम बिजनेसेस, जो बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो थोड़े छोटे पैमाने पे होते हैं, एक आम जनरल स्टोर, एक आम मेडिकल स्टोर, एक आम ऐसा बिजनेस जो बिजनेस में शायद इन्वेंट्री की तादाद ज्यादा नहीं है, वो इन्वेंट्री को अपनी वैल्यूएशन करने के लिए जो सिस्टम उसके लिए सूटेबल होगा वो कौन सा होगा, पीरियोडिक सिस्टम। लेकिन वो बिजनेसेस जो बिजनेसेस बड़े पैमाने पे काम करते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स, बड़े बड़े इदारे, जहां मुस्तकिल बुनियादों पे बहुत ज्यादा तेजी के साथ, रोटेशन के साथ क्या हो रही होती है, परचेज हो रही है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, सेल हो रही है, उन बिजनेसेस के लिए ये वाला सिस्टम है क्या, परपीचुअल सिस्टम। बहुत अच्छे से मैंने उसमें किताब में लिखा है, पढ़ना उसको। लेकिन अभी ये फिर सुन लो, जो बिजनेसेस छोटे बिजनेस होते हैं, जिन बिजनेस का वॉल्यूम कम होता है, जिनका टर्नओवर कम होता है, टर्नओवर वही वॉल्यूम का लफ्ज है, समझे, जिनके अंदर खरीदो फरोख्त कम होती है, वो बिजनेसेस के लिए सूटेबल होता है कि वो फॉलो करें किसको, पीरियोडिक। अब पीरियोडिक क्या है, पीरियोडिक निकला है पीरियड से। पीरियड का मतलब होता है वक्फा, यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जाएगी एक पीरियड के खत्म होने पर। अब ये क्लियर होना चाहिए वो पीरियड क्या है। अब वो पीरियड से मुराद ये है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने सीखा कि दरअसल इन्वेंट्री वैल्यूएशन मालूम होना उस वक्त बहुत जरूरी है जिस वक्त प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो। तो
प्रॉफिट जिस पीरियड का निकाल रहे हो, अगर महीने का निकाल रहे हो तो महीने के अख्ताम पे बैठकर उस पीरियड के अख्ताम पे बैठ के इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करो। और छोटे बिजनेस में वो सिंपल काम करता है, क्या, माल खरीदा रखा माल बेचा, माल खरीदा माल रखा माल बेचा। लेकिन उसका बिजनेस छोटा है, उसको वहीं से अपने शेल्फ में रखी हुई चीजों से या अपने तमाम चीजों अंदाजा हो रहा है कि मेरे पास माल कम है या ज्यादा है, वो नहीं पता जरूरत उसको इस बात की। वो क्या करेगा, अब महीना खत्म हो गया, उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो मंथ के आखिर में बैठेगा, हिसाब लगाएगा, इतने का माल खरीदा, उसमें से इतना माल बेच दिया, इतना बच गया, हो गया उसका क्या, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। लेकिन कब, एक पीरियड के बाद। तो वो कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, पीरियोडिक। अब वो पीरियोडिक 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, लेकिन अमूमन होता है साल। क्यों, जैसे अमूमन बिजनेसेस प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं वो 1 साल के बाद करते हैं। तो यहां पीरियोडिक का मतलब है पीरियड, पीरियड का मतलब वक्फा, और इन पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जाती है एक पीरियड के बाद, और वो पीरियड महीना, 3 महीना, 6 महीना या साल। बोलो ये बात समझ में आई? जल्दी से जवाब दे दो यार, मैं सूख जाता हूं। अच्छा, अब दूसरा परपीचुअल सिस्टम। थैंक यू अर्जुमन वगैरह जिन्होंने जवाब दिया। परपीचुअल सिस्टम, परपीचुअल का लफ्ज वर्ड निकला है परपीचुइटी से। परपीचुइटी कहते हैं लगातार या मुसलसल को। लेकिन अब लगातार या मुसलसल का मतलब ये नहीं कि हर वक्त इन्वेंट्री गिनते रहते हैं, 1 2 1 2 1 2, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि चूंकि मैंने कहा कि ये वो बिजनेस फॉलो करते हैं जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है। मैं वॉल्यूम और टर्नओवर का लफ्ज इस्तेमाल करूं, उसका मतलब उनकी खरीदो फरोख्त ज्यादा होती है, उनके पास बेचे जाने वाली चीजों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक इम्तियाज सुपर स्टोर्स की बात कर लें आप। अब इम्तियाज सुपर स्टोर्स के अंदर लातादाद इतने बड़े एरिया में कितने शेल्फ लगे हुए, क्या वो सिर्फ एक दफा में देख के बता सकते हैं फला शेल्फ में फला चीज खत्म हो गई? नहीं है पॉसिबल। उनके लिए जरूरी है कि वो प्रॉपरली उनको इत्तला मिलती रहे कि कौन सी चीज बिकी जा रही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बात चीजें ज्यादा बिक रही है, बात चीजें नहीं बिक रही। अब अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर खरीदना शुरू कर दें, क्या होगा, जो चीज नहीं बिक रही है उसका स्टॉक जमा होना शुरू हो जाएगा, और जो चीज तेजी से बिक रही है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो हमें मालूम, क्योंकि फिर अगर हम पीरियोडिक फॉलो करें तो हमें क्या जरूरत है कि हमारे पास एक ऐसा निजाम हो, एक ऐसा सिस्टम हो जो हमें हर वक्त इस बात से अपडेट करता रहे। और हर वक्त से मुराद हर फरोख्त के साथ पता होता चलता रहे कि ये चीज बिक गई, खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, उसके लेवल मालूम हो। तो इसीलिए इसका नाम है क्या, परपीचुअल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है हर परचेज और हर सेल के बाद। यहां क्या बताया, पीरियोडिक में क्या होती है, हर परचेज हर सेल के साथ नहीं होती, हर पीरियड के इख्तिताम पर होती है। जिस दिन प्रॉफिट निकालना होगा उस दिन के हिसाब से होगी। लेकिन परपीचुअल में क्या होगा, जब परचेज होगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्लस होके ज्यादा शो करेगा, जब सेल होगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे माइनस होके। और इसमें फिर ज्यादातर काम हाथ से नहीं होता, हाथ से भी होता मतलब क्योंकि हम तो हाथ से ही करेंगे, लेकिन ये मतलब समझिए बड़े बड़े इदारों में जो, जैसे आपने इम्तियाज की मिसाल दी है, वहाँ क्या होता है, जब इन्वेंट्री आती है वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और जब आप लोग कोई सामान लेके वहाँ ट्रॉली से निकल रहे होते हैं तो याद होगा वो लाल रंग की मशीन जो रेडियो है, टी 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 आवाज करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा होता है, तो वो तो एक तो बिल जनरेट हो रहा होता है आपके लिए, लेकिन वही सिस्टम पीछे उनके इन्वेंट्री के स्टॉक से लगा हुआ होता है, समझे। वहां पे वो इन्वेंट्री कम कर रहा होता है और हर रोज उनके पास एक नई रिपोर्ट आ रही होती है कि कौन सी इन्वेंट्री बिक रही है और किसकी तरफ खरीदने जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना। तो ये 2 सिस्टम है जिनको हमारे सामने वास्ता पड़ेगा। बोलिए, अब पूरी लॉजिक बन गई, आप लोगों को दिमाग बन गया, पढ़ने का समझ में आने लगा। क्या शुएब क्या कह रहे हो, इम्तियाज क्या, मैंने नाम मसला ले लिया इम्तियाज, मेरा इम्तियाज से कोई कमीशन नहीं है कि मैं इम्तियाज का नाम ले लूं। दफा करो इम्तियाज को, हैदरी सुपर मार्ट का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, मजा आ रहा है। फिर अब चले, तो अब ये आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये पहला पॉइंट हो गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सिस्टम। अब इसके बाद आता है जिसको हम कहते हैं मैं इधर इससे लिख रहा हूं, उधर नीचे हो जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नीचे, आगे नहीं पढ़ सकोगे तुम लोग, मेथड्स।
ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसके, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स की बात कर। अब ये समझ लो, मैं एक इस वक्त बहुत आसान लफ्जों में पूरे चैप्टर में पढ़ने वाली चीजों को ना एक आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड, अब ये मेथड पीरियोडिक में भी होंगे कुछ और कुछ परपेचुअल में भी होंगे, लेकिन कुछ होंगे ऐसे जो भी मैं देखूंगा ज्यादा इस्तेमाल होंगे पीरियोडिक में, या अच्छे से इस्तेमाल हो सकते हैं पीरियोडिक में। उनका इस्तेमाल परपेचुअल में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं, लेकिन होते नहीं क्योंकि उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। ये अब कैसे, ये लाजम जब आगे पढ़ोगे, जब वो चीज आएगी तब। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब जो मेथड मैं पढ़ लिखने जा रहा हूं, उन मेथड्स के अंदर वो मेथड्स कुछ इधर इस्तेमाल होंगे, इधर भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ पीरियोडिक में होंगे, वो परपेचुअल में नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या है, मसलन आप बहुत सुनोगे, या आपने जो कुछ लोगों ने शायद सुना हो अपने बड़ों से, एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एक है वेटेड एवरेज मेथड। अब ये वो तीनों मेथड हैं अभी जो फॉर डिस्कशन के लिए हमारे पास हैं। फर्स्ट बताता हूं अभी इनको पढ़ के, वो मेथड दोनों में इस्तेमाल होते हैं, पीरियोडिक में भी और परपेचुअल में भी, ठीक। इसी तरह अब एक चौथा मेथड, अगर, या अभी बल्कि यही रोकता हूं, पहले इन तीनों को देखो फिर आगे चलते हैं। किस कह रहे हो, क्या रेट रिपीट करूं मुस्कान? मुझे अब बताओ ना, मैं रिपीट कहां से करूं, पहले दिन से रिपीट, पहले लाइन से रिपीट करूं? मैंने अभी कहा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर दो बेटा सिस्टम है, पीरियोडिक और परपेचुअल, ठीक है। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के परपेचुअल और पीरियोडिक को करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, और वो मेथड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जो मेथड मैंने 3 बोर्ड पे लिखे, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे और सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, और ये मेथड इन दोनों में इस्तेमाल होंगे, पीरियोडिक में भी और परपेचुअल में भी, ठीक है। अब ये जवाब ये है कि इसका मसला क्या है। देखो, यहां एक चीज ध्यान में रखना कि जैसा कि मैंने अभी तुम्हें एक मिसाल दी, बार बार हर सवाल में ये 3 चीजें इस्तेमाल होंगी, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ये कुछ मेथड, चूंकि यहाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ना, वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन में लागू ज्यादा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है तो हमें कुछ कैलकुलेशंस के लिए ये चीजें देखनी है। क्या मतलब, जैसे मैंने मिसाल दी थी ये मार्कर की, अब इसी तरह एक मिसाल लो, जिस मैंने अगस्त की मिसाल दी थी। फर्स्ट करो ये अगस्त फर्स्ट को, ठीक है, अगस्त के शुरू में, चूंकि वही मिसाल मेरे पास जो मार्कर है मैं इसी को कहता हूं। फर्स्ट करो ऐसे 10 मार्कर खरीदे गए, कितने रुपए के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से। तो अगस्त फर्स्ट को 10 मार्कर अगर 100 रुपए के हिसाब से खरीदे गए तो उनकी टोटल कॉस्ट 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए हो गए। एग्रीड? अच्छा, अगस्त की 15 तारीख को हमने लेट्स सपोज 12 मार्कर खरीदे, बल्कि थोड़ा सा अब तेरा कैलकुलेटर निकाल के रखना, 15 कर लेते हैं, 15 मार्कर खरीदे, ठीक। और 15 मार्कर खरीदे 125 से, करो मल्टीप्लाई 15 को 125 से, मुझे पढ़ा नहीं आता, कितना आएगा? 1875, 1875। टोटल करते हैं तो टोटल कितने खरीदे गए मार्कर? 25। कितने के खरीदे गए टोटल? 2875। बोलो, यहां तक की पहली बात समझ में आ गई कि जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उस बिजनेस में पहले 10 मार्कर खरीदे गए, फिर 15 मार्कर खरीदे गए, शुरू में 100 के खरीदे गए, बाद में 125 के खरीदे गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पहले 100 के थे और 125 के? अब यहां पे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व करो अपने दिमाग में। आपको मालूम है कि हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में क्या कहते हैं, चीजों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? क्या जवाब है आपका? कंसिस्टेंटली प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी और डिक्रीजिंग? व्हाट डू यू थिंक? बढ़ रही हैं, बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग, एग्रीड।
तो इसका मतलब ये, अच्छा जवाब अगर मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक, क्यों बढ़ रही है भाई हर चीज की प्राइसेस, क्या वजह है बढ़ रही है, इसका जवाब इकोनॉमिक्स में होगा। मैं इस वक्त आपसे नहीं मांग रहा कि आपको जवाब दें, वो फिर हम एक अलग तरफ चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात सिर्फ इतनी सी देखिए एक लॉजिक बन जाए। वजह ये है यार कि हम लोग दुनिया में इस्तेमाल करना जब से शुरू हुआ है ना, ये पेपर करेंसी आई है। पेपर करेंसी का अगर तुमने पढ़ा हो बैंकिंग के अंदर अच्छे से पढ़ा हो, तो तुम्हें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि देखो दुनिया में जब पेपर करेंसी, याद है ना पहले जब इंसान थे तो बार्टर सिस्टम होता था, चीजों के बदले में चीज लेना बार्टर सिस्टम कहलाता था। फिर वो सोने और अशरफियों का निज़ाम आया जिसमें चांदी के सिक्के सोने के सिक्के थे, लेकिन फिर इंसान की आबादी बढ़ती गई तो ये चीज़ें भी इतनी नहीं थी कि वो उनकी ज़रूरत में पूरा कर सकती थी। तो फिर उसके बाद करेंसी कागजी नोट छाप के निकालने शुरू कर दिए गए, और उसी वक्त ये था जो उसके जो मुखालिफ थे उनका ये कहना था कि ये होगा तो क्या होगा कि महंगाई पैदा होगी। देखो महंगाई इसलिए होती है कि अगर कहीं किसी मुल्क में पैदावार ना हो रही हो, क्या मतलब, फर्ज करो खुराक खाना आटा पैदा नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर हुकूमत अपने खर्चे पूरे करने के लिए नोट छाप के गुजारा कर रही है, तो लोगों के पास पैसे तो आ जाते हैं मगर उसको खरीदने के लिए चीजें नहीं होती। तो फिर जो कम चीजें हैं जिसमें डिमांड और सप्लाई पड़ा होगा, उन चीजों की कीमत क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि मेरे पास ही पैसे हैं, तुम्हारे पास ही पैसे हैं, चीज एक है। अब मैं खरीदने के लिए इसके लगाता हूँ 100 रुपए, तुम लगाते हो मैं इसको ले लूंगा 110 रुपए में। तो हर आदमी की डिमांड जब बढ़ती है तो और सप्लाई ना बढ़े तो उसकी प्राइसेस क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए बेसिकली जो ये मेथड्स हैं वो इसी लॉजिक के तहत डिजाइन किए गए कि हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में प्राइसेस मुसलसल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब मैं, लेकिन लॉजिक जो है ना अब एक हद तक अच्छी लगती है, उसके बाद फिर वो लॉजिक या तो हमें कंफ्यूज कर देती है या हमें परेशान कर देती है। इसलिए अब हम लॉजिक में बात नहीं करेंगे, अब मैं बात करूंगा कि हम करेंगे क्या। इसलिए अब मैं उस बात को रोक रहा हूं कि लॉजिक क्या, अब हम सिखा रहे हैं कि अगर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने जा रहे हैं और इन मेथड से करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, मार्कर दूसरा वाला कहां चला गया, ये होना तो ये चाहिए था कि ये मैं ऊपर होता, लेकिन अभी थोड़ा सा समझाते हुए ये नीचे हो गया। ये है, इसको हम एक काम कहते हैं कि फर्ज करो ये एक शेड्यूल आ गया किस बारे में, कि कितने यूनिट खरीदे गए, कितने के खरीदे गए और टोटल कितने के पड़े। अब तुम्हें बताना है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। अब सबसे पहले जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि टोटल कितने यूनिट थे, 25। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो टोटल, ये नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, यहां से कहां नजर आएगा, यहां नजर आएगा। टोटल यूनिट्स जो हैं वो हैं 25। अब सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इन 25 यूनिट्स में से सोल्ड कितने यूनिट्स हो गए, तो बता दिया गया 20 यूनिट। बताइए 25 में से 20 बेच दिए, कितने बच गए होंगे। जुहेर क्या कह रहे बेटा, सर डॉलर बढ़ रहा है। बेटा डॉलर बढ़ रहा है, मैं बताऊं तुमने जो जवाब लिखा है ना, डॉलर का बढ़ना क्यों है, अब वो एक मतलब बहस अलग हो जाएगी। अभी थोड़ा देर रोक दो जुहेर, मैं अगर कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में कभी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वो हम कहीं और निकल जाएंगे, अभी मेरी बात खत्म नहीं हो सकी। तो 25 यूनिट में से 20 यूनिट, अबे 205 कैसे बच गया अर्जुमन, क्या हो गया। 25 यूनिट थे, 25 में से 20 बेच दिए तो बेटा सोल्ड कर दिए, तो सिर्फ 5 बच गए ना, 5 रह गए क्या, अनसोल्ड। ठीक है, अब 5 जब बच गए तो अब हमें वही इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी, यानी क्या मतलब कि जो 25 थे उनकी कॉस्ट तो मुझे पता है कुल मिला के कितनी थी, 2875, लेकिन उसमें से 20 बिक गए, इसकी कॉस्ट क्या है, और जो 5 बच गए उसकी कॉस्ट क्या है, मुझे या हमें ये मालूम करना है। लेकिन उसके लिए ये मेथड है फीफो लीफो वेटेड एवरेज। अब ये तरीकेकार क्या है, फीफो असल में स्टैंड आउट है यहां तक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या नाम कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये अभी एक पूरी लॉजिक है, इसके पीछे थोड़ा सा और बात करूंगा। मैं थोड़ा सा यार कैमरा पीछे कर रहा हूं, देखो अगर समझ में ना आए तो बताना जरा सा।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये है कि जो यूनिट पहले खरीदा जाएगा उसको पहले बेचा जाएगा। क्या मतलब? हमने कितने यूनिट खरीदे? 25, यहां भी लिखा वही 25, ठीक है, ऊपर लिख दिया था, ये बात वही है। पहले कौन से खरीदे? 100 रुपए वाले खरीदे या 125 वाले खरीदे? जवाब थोड़ा सा देते जाओ ताकि जरा मुझे लगे कि हाँ सीक्वेंस में सही लेके चल रहा हूं। पहले 100 रुपए वाले खरीदे। तो मेथड का नाम क्या है कि जो पहले इन हुआ, फर्स्ट खरीदा गया, उसको पहले बेचो। तो हम जब 20 यूनिट के बिकने का शुरू होगा तो पहले हम किसको बेचेंगे? अगस्त की पहली तारीख को या 15 तारीख को? तो इसका मतलब है कि हमेशा बेचेंगे। बोलो, जवाब दो, किसको बेचेंगे? शुरू वाले को या आखिर वाले को पहले बेचेंगे? फर्स्ट वाले को, पहले वाले को बेचेंगे। तो बचे हुए कहां से होंगे? तो 20 यूनिट में से पहले 10 ये वाले बिक गए होंगे और 10 यहां से बिक गए होंगे, और इसी में से ये जो 10 बिक गए होंगे इसमें से 5 बच गए होंगे। तो जो 5 बचे होंगे वो आखिर वाले होंगे। तो उनकी कॉस्ट कितनी थी? उनके हिसाब से 125। क्या बनी वैल्यू? जरा 5 को 125 से मल्टीप्लाई करो। कितना बनेगा यार? 125, 625, ओके, 625। अब दूसरा सुनो पहले, फिर उसके बाद जवाब मैं आपको समझा के बताता हूं, फिर आप समझिएगा कि आप बताइएगा कि समझ में आए। लेकिन अगर यही इन्वेंट्री दूसरा मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब ये लॉजिक अब बाद में बात करूंगा, क्यों, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, थोड़ी देर बाद। अभी सिर्फ समझो करना क्या। इसमें उल्टा है। हम कहते हैं कि लास्ट वाले यूनिट को पहले बेचा और शुरू वाले यूनिट को बाद में बेचेंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब हुआ? जो 20 यूनिट बेचे, पहले 15 ये बेच दिए और 5 इसमें से बेचे और 5 बच गए। यानी जो अब बचे हैं वो शुरू वाले हैं। 5 कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से, और उनकी वैल्यू बनती है कितने रुपए? 500 रुपए। क्या कोई बात अकल में गई या नहीं गई? गौर करो इस बात पे, फिर मैं और समझाता हूं। गई शेप 2 दफा चली गई। यानी देखो, लॉजिक में मत पढ़ो अभी सिर्फ एक तरीकेकार समझना। क्या कहा मैंने? फीफो मेथड में शुरू वाले बिक जाएंगे और आखिरी तारीख का बच जाएगा। एग्रीड? लीफो में क्या होगा? आखिर वाले बिक जाएंगे, शुरू वाला बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं, सिर्फ लड़कों को आ रहा है, लड़कियां? अनम खान, नो, ओके। क्या बेटा अनम, क्या बताओ मुझे जरा, थोड़ा सा बताओ, कौन सी बात पे तुम रुक गई हो? आज पहली क्लास ले रही हो मेरा ख्याल है तुम, है ना? इंटर तो कॉमर्स से ही होगा अगर तुम्हारा, तो फिर तो कोई मसला नहीं। वैसे नहीं भी हो तभी ये बात में कोई बड़ी बात नहीं है अनम, ठीक है? मुझे बताओ क्या बात पे अनम प्रॉब्लम है? देखो बेटा, अगर मैं इसी चीज को चेंज करके एक और मिसाल से समझा देता, बोलूं? समझ में आई बात? लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ ठीक है, चलो सुनो, दोबारा सुनना गौर से, जिसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फर्ज कर लेते हैं, एक मिसाल ले लेते दूसरी। क्या लिखा? और सर लीफो दोबारा समझ। हाँ मैं बता रहा हूँ मीरा, बता रहा हूँ बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। सिर्फ इतना समझो कि तुम्हारे पास ये वाली चीज में मैं यहां लिख रहा हूं 10 और 15, तरतीब वही रख रहा हूं, पहले अगस्त वाला फिर ये, ठीक है? अब जरा ये 10 और 15 है, तुम पहले फीफो के हिसाब से मुझे बताओ। क्या बताओ? कि जो फीफो के हिसाब से जो बेचना शुरू करोगे वो कहां से, और जो बचा हुआ होगा वो कहां से होगा? गौर से देखना, ये पहले है, ये बाद में है, ठीक? 10 टोटल बेचे कितने थे? याद रहे, बेचे कितने हैं? 20, बचे हुए कितने हैं? 5। तो पहले कहां से बेचोगे? अभी फीफो ही बोल रहा हूं, लीफो इसके टक्कर में समझाऊंगा। शुरू से बेचा, ये 10 बिक गए। कितने चाहिए थे? 20। अभी यहां से कितने आ गए? 10। पहली लॉट से उठा के 10 बेच दिए, लेकिन 20 बेचने हैं, 10 और बेचने। इस लॉट से 10 उठाए, बेच दिए। कितने हो गए? 20 हो गए जनाब, हो गए।
लेकिन इस लॉट में कितने थे? 15। ये लॉट तो पूरी खत्म हो गई थी, इसमें से कितने यहां बच के आ गए? 5। तो ये लॉट कितने की थी? ये लॉट, ये वाली लॉट थी कितने की? 100। ये कितने की थी? 125। ये कितने की होगी? 125। ये वाला तो क्लियर हुआ, कोई मसला नहीं। अब इसी चीज को लीफो में देखो, ऊपर करके दे रहा हूं, ऐसे ही निकालो। पहली लॉट 10, दूसरी लॉट 15, सोल्ड और अनसोल्ड। बोर्ड नजर आ रहा है पूरा? ठीक है, देखो बताओ लीफो में कहां से बिकेंगे पहले? याद रहे कितने बेचने हैं? 20। कितने बचेंगे? 5। अब बोलो खुद बताओ अनम, कहां से बेचेंगे लीफो में? बेचेंगे कहां से? आखिर से। कितने बेचने हैं? 20। पहले इस लॉट से ले जाओ 15, पूरे के पूरे बेच दो। लेकिन हमें कितने चाहिए? 20। कितने हुए? 15। कितने बचे हैं बेचने के लिए? 5। कहां से आ जाएगा? इस लॉट से आ जाएगा। 15 ये, 5 ये, हो गया 20। अब बताओ बचे कितने? वो इस 10, ये वाली लॉट पूरी खत्म हो गई, इस लॉट में से 5 बिके हैं तो 5 बच गए। तो ये 15 कितने का था? नीचे वाली लॉट थी 125, ये 100, और ये ऊपर वाली लॉट थी, ये भी 100। मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। आया या नहीं आई अब बात समझ में? हाँ जवाब दो, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अभी कल फिर मैं समझाऊंगा, आप पे टेंशन नहीं, आपको पूरी तरह से बता के बैठूंगा, ठीक है? अच्छा बस अब चूंकि टाइम हो रहा है इख्तिताम का, कल हम इसी के बाद वेटेड एवरेज को दिखाऊंगा, लेकिन इन्हीं दोनों को पक्का करूंगा, क्योंकि वेटेड एवरेज कुछ नहीं है, वो बहुत आसान है, समझ गए ना? असल तो इन दोनों को कल, मगर कल जरूरी है बेटा सब लोग एटलीस्ट नोट्स डाउनलोड करके अपने पास रखना, ताकि मैं जब उसको कराऊं तो तुम लोग आराम से कर सको, ठीक है? तो आज की बात को सिर्फ नटशेल में बयान कर दूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें हम इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करते हैं, कितनी इन्वेंट्री जो खरीदी गई उसमें से कितनी बिक गई और कितनी बच गई। इसके लिए 2 सिस्टम है, पीरियोडिक और परपीचुअल। पीरियोडिक सिस्टम में एक वक्फे के बाद, परपीचुअल में लगातार मुसलसल इन्वेंट्री मालूम करते हैं। फिर हम 3 मेथड अभी हमने पढ़े, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज खैर पढ़ा नहीं, कल इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है? तो यहां तक रोकता हूं, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये लिखा हुआ होगा जो तुम कह रहे हो ना कि सर कह, मुस्कान आप कह रही हो ना पता कैसे चलेगा, ये हमेशा सवाल में बताएगा आपको, उसके बगैर पता नहीं चलेगा। खरीदे कितने, उसमें से बिके कितने या बचे कितने, ये हमेशा बताएगा, ठीक है बेटा? सी यू, अल्लाह हाफिज।